हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इसके पहले हम लोग ने देखा था कि शेयर इशू करने के अलग अलग मेथड्स, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग पहले देखते हैं कि व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ना अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी एप्लीकेंट जो होता है, कि मतलब जो कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड रहता है और जो कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करता है बाय फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म, उसको जब कंपनी शेयर देती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो एप्लीकेंट ने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी में सबमिट किया और कंपनी ने क्या किया, उसके एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करके उसको शेयर्स दे दिए। तो ये जो शेयर देने की प्रोसीजर होती है उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अभी ये पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि कंपनी एप्लीकेंट को शेयर दे देती है अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉर्म, उसको अलॉटमेंट ऑफ शेयर बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती है? तो सबसे पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को। ना प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, जैसे कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, देन कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह होता है वो सब चीजें प्रोस्पेक्टस के अंदर रहती है। देन कंपनी कौन से टाइप के शेयर इशू करना चाहती है, उसकी प्राइस क्या होगी, उसका पर्पस क्या है, एवरी डिटेल इज गिवन इनटू द प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस जो होता है उसको ऐसे कहा जाता है, इट इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। नाउ इन्विटेशन क्यों? बिकॉज पब्लिक प्रोस्पेक्टस को देख के और डिसाइड करती है कि कंपनी के शेयर परचेस करना है कि नहीं। तो अगर आपको सब्सक्राइबर्स को या पब्लिक को इनवाइट करना है अपने शेयर परचेस करने के लिए, तो आप लोगों को उनको प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। इसके लिए प्रोस्पेक्टस को इनविटेशन या एडवर्टीजमेंट बोला जाता है। बिकॉज ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है जिसको देख के लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। सो कंपनी को सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है और प्रोस्पेक्टस के साथ कंपनी क्या देती है, एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब शेयर एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, जो पब्लिक को अगर सपोज उनको इंटरेस्ट है कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे देंगे। ये दो चीजें इशू करने के बाद में जो एप्लीकेंट होते हैं या सब्सक्राइबर्स होते हैं जिनको शेयर परचेस करने में इंटरेस्ट है, वो लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिलअप करते हैं और एप्लीकेशन मनी के साथ कंपनी के बैंक में जाके सबमिट करते हैं। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एप्लीकेशन मनी देना काफी जरूरी है। उसकी अमाउंट कितनी होती है वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग सबमिट नहीं करोगे, तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको कुछ मनी भी पे करना पड़ेगा। और वो कहाँ पे आपको पे करना है, कंपनी ने जो बैंक अपॉइंट की है मनी कलेक्शन के लिए, वहां पे आप लोगों को ये जाके सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होता है कि कंपनी ने एक टाइम लिमिट दी रहती है फॉर्म सबमिट करने की। वो टाइम लिमिट खत्म होने के बाद में बैंक क्या करती है, सारे फॉर्म जो होती है वो कंपनी में भेजती है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है जिसके अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, जहां पे जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है शेयर्स के लिए उनके एप्लीकेशन को अप्रूवल दिया जाता है और उन लोगों को शेयर्स जो होते हैं वो अलॉट की जाते हैं। तो ये पूरे प्रोसीजर को अलॉटमेंट ऑफ शेयर बोलते हैं, जहां पे कंपनी ने पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया और एप्लीकेशन फॉर्म इशू किया। फिर जो जो इंटरेस्टेड लोग थे उन्होंने वो फिलअप करके एप्लीकेशन मनी के साथ कंपनी के बैंक में सबमिट कर दिया। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई जिसके अंदर रिजोल्यूशन पास किया और जो भी लोगों ने अप्लाई किया था उनको एप्लीकेशन को अप्रूव किया था या एक्सेप्ट किया था। ये सब प्रोसीजर को हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर बोलते हैं। और अलॉटमेंट ऑफ शेयर करने का पावर जो होता है वो किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं किसको कितने शेयर अलॉट करने हैं। एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये उसका मीनिंग हो गया। आगे थोड़ी सी और कुछ चीजें। आजकल जो शेयर्स है वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किए जाते हैं ना। डीमटेरियलाइज का मतलब क्या होता था, पहले जो शेयर्स होते थे वो पेपर फॉर्म में हुआ करता था, जिसको फिजिकल फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब आप जो आपको शेयर मिलता था कैसे, पेपर के फॉर्म में। अभी क्या हो चुका है कि शेयर जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में हो चुके हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुके हैं। मतलब आपको कोई भी पेपर वगैरह प्रिजर्व करके या संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट के ऊपर अपने शेयर्स को अपने अकाउंट के अंदर तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो। आपके पास एक लॉगिन आईडी होता है, पासवर्ड होता है, जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हो आपके पास कौन कौन से कंपनी के शेयर्स है, उसकी प्राइस क्या है। सो एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन। तो ये फिजिकल शेयर्स का जो जमाना था वो कहीं ना कहीं पे अभी कम कम होते जा रहा है। इसको ही हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। मतलब फिजिकल फॉर्म के शेयर्स को आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। नाउ कुछ कंपनीज है जिनको डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स को अलॉट करना पड़ता है या इशू करना पड़ता है। तो कौन सी कंपनीज है जो डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स इशू करती है? तो पहले जो कंपनी पब्लिक ऑफर मतलब शेयर बेचना चाहती है मोर देन ₹10 करोड़,
सो 10 करोड़ से ज़्यादा जो कंपनी पब्लिक ऑफर करना चाहती है या पब्लिक को शेयर बेचना चाहती है, वो कंपनी को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में मतलब ऑनलाइन फॉर्म में शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। ऑफलाइन अलाउड नहीं है कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। दूसरा, जो कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, अनलिस्टेड का मतलब क्या, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड या रजिस्टर्ड नहीं थे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो भी कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हैं, उनको अपने शेयर्स को क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर या लिस्टिंग करवाना पड़ता है। पर जो कंपनी अनलिस्टेड थी पब्लिक कंपनीज, और जो कंपनी अभी शेयर इश्यू करना चाहती है 10 सितंबर 2018 के बाद में, उन कंपनी को अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इश्यू करना पड़ेगा। सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज मतलब जो पहले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं थी, अभी वो कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 10 सितंबर 2018 के बाद में, सो वो ऑनलाइन फॉर्म में इशू कर सकती है। और दूसरे क्लासेस की जो कंपनीज होती है, जो कंपनी एक्ट के अंदर मेंशन की है, उनको भी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में अपने शेयर्स को इशू करना पड़ेगा। सो ये 3 टाइप के जो कंपनीज हैं, ये लोग ऑफलाइन शेयर्स नहीं इशू कर सकते हैं, उन लोगों को डीमटेरियलाइज्ड या ऑनलाइन फॉर्म में अपने शेयर्स को इशू करना पड़ता है ना। यहाँ पे लिखा है बाकी ये 3 जो कंपनी मैंने बताया, उनको छोड़ के बाकी कोई भी कंपनी जो है, वो किसी भी फॉर्म में अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसका डिसीजन वो खुद लेते हैं। नाउ कंपनी अपने जो ऑफलाइन शेयर्स थे, उसको कभी भी डीमटेरियलाइज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कंपनीज को फ्रीडम दिया हुआ है। और जो भी कंपनी अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज करना चाहती है, उन लोगों को डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप ऑनलाइन शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इतना सब इंट्रोडक्शन में आप लोगों को थोड़ा याद रखना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस या कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर्स अलॉट करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको अलॉटमेंट वैलिड माना जाएगा। अगर इसमें से कोई भी रूल को आपने फॉलो नहीं किया तो आपका अलॉटमेंट जो है इनवैलिड माना जाएगा। आपने जो भी पब्लिक से पैसा लिया, वो पैसे आपको वापस से पब्लिक को रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 प्रोविजंस या कंडीशंस है, एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और दूसरे है जनरल प्रोविजंस। तो हम लोग स्टैट्यूटरी प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। ना प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक, जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, जो देख के पब्लिक डिसाइड करती है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो कंपनी जब प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करती है, उसके पहले प्रोस्पेक्टस का एक कॉपी जो होता है वो कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब आरओसी को फाइल करना पड़ता है। सो पहली कॉपी प्रोस्पेक्टस की आरओसी को सबमिट होगी और उसके बाद में पब्लिक को वो इशू की जा सकती है। अभी जो कॉपी प्रोस्पेक्टस की आरओसी को सबमिट की जाती है, उसके ऊपर हर एक डायरेक्टर का सिग्नेचर होना जरूरी है, अगर नई कंपनी होगी तो। और अगर एस्टेब्लिश कंपनी रहेगी या पहले से जो कंपनी चल रही है, उसके ऊपर भी डायरेक्टर की या कोई भी ऑथोराइज एडवोकेट की सिग्नेचर होना जरूरी है। तो प्रोस्पेक्टस की कॉपी आपको आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। और नए कंपनी होगी तो हर एक डायरेक्टर का सिग्नेचर, और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी होगी तो डायरेक्टर्स या फिर ऑथोराइज एडवोकेट की सिग्नेचर होना जरूरी है। ये पहला स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, रूल है। दूसरा है एप्लीकेशन मनी। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब कोई भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट या सब्सक्राइबर जो होता है, वो कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, तो अप्लाई करते समय उसको कुछ एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है। जैसे कॉलेज में आप जब एडमिशन लेते हो या सीट बुक करते हो, तो तभी आप लोगों को फीस का कुछ हिस्सा भरना पड़ता है। वैसे ही शेयर्स के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है। और ये एप्लीकेशन मनी आपको कितना देना पड़ता है, मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। ना नॉमिनल अमाउंट का मतलब क्या होता है, आपका जो शेयर का फेस वैल्यू होता है, जैसे कि अगर सपोज आपका शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो आपको एप्लीकेशन करते समय 5 रुपीज मिनिमम पे करना पड़ेगा। ये एक कंडीशन है। और दूसरा, अगर कभी कभी सेबी ने स्पेसिफाई किया रहता है पब्लिक कंपनीज के लिए कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी का वैल्यू जो होगा वो 25% होगा नॉमिनल अमाउंट के। जैसे आपका नॉमिनल अमाउंट या फेस वैल्यू है 100 रुपया, तो आपको पब्लिक कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो 25 रुपये आपको एप्लीकेशन के साथ पे करना पड़ेगा। सो एप्लीकेशन मनी के यहाँ पे 2 कंडीशंस दिए हैं, एक तो मिनिमम 5% हो सकता है नॉमिनल वैल्यू के, और दूसरा है अगर पब्लिक कंपनी है तो सेबी ने स्पेसिफाई किया मिनिमम 25% नॉमिनल वैल्यू के आपको एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन मनी आप लोग कहाँ पे पे करोगे, कंपनी की जो स्पेसिफाइड बैंक है, जिसका
नाम और जिसका ब्रांच, जिसका अकाउंट नंबर, सारे डिटेल जो होते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखे रहते हैं, वहां पे जाके आपको पे करना पड़ता है शेयर्स को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वाला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नाउ मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पहले मतलब समझ लो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके बिकने चाहिए, जो सब्सक्राइबर्स ने परचेज करना चाहिए, एप्लीकेंट ने परचेज करना चाहिए, उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया रहता है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो बेसिकली 90% होता है। मतलब आपका इश्यूड कैपिटल है 1000 शेयर, मतलब आपको 1000 शेयर इशू करने हैं, तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 900 शेयर, जो है 90% ऑफ इश्यूड कैपिटल। और ये आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है, मैंने आपको बोला कि ये मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपके बिकने चाहिए, वो कितने दिनों में बिकने चाहिए, तो 30 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपने अगर आज के दिन पे प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो आज के दिन के बाद में 30 दिनों के अंदर आप लोगों का ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। नाउ जैसे आपको मैंने बोला कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है 90% होता है आपके इशू का। अगर सपोज कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कलेक्ट कर पाई, मतलब कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आप बेचना चाहते हो शेयर्स, पर आपके यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो कम आए हैं। जैसे कि आप 900 शेयर्स बेचना चाहते थे, बट आपके यहाँ पे एप्लीकेशन सिर्फ कितने आए, 600। 300 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन अभी तक आया नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जब आपके यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, उसका मतलब ये आपके यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है। मतलब आप ऑफर करना चाहते हो, उससे कम एप्लीकेशंस आए, वो सब चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, जो भी एप्लीकेशन मनी आपने पब्लिक से लिया है, जैसे 600 लोगों से आपने एप्लीकेशन मनी लिया हुआ है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो जिनके पास से आपने एप्लीकेशन मनी लिया उनको रिटर्न करना पड़ेगा। अभी इस कंडीशन से अगर आपको बचना है, अवॉइड करना है, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन होता है कि आप लोग अंडरराइटर को अपॉइंट कर सकते हो। ना अंडरराइटर कौन होता है कि अंडरराइटर जो होता है वो आपको गारंटी देता है कि जो भी आपके अनसब्सक्राइब शेयर रहेंगे, अनसब्सक्राइब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहेगा, वो खुद परचेस कर लेंगे। इसके लिए आपको एक अंडरराइटर को अपॉइंट करके रखना पड़ता है, जो क्या करेंगे, आपके जो भी अनसोल्ड शेयर्स रहेंगे उसको परचेस कर लेंगे। तो ये पूरा मैंने यहाँ पे जो स्टोरी एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, 90% शेयर नहीं बिकते हैं 30 दिनों के अंदर, इट मीन्स कंपनी में अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब कंपनी के पास कम एप्लीकेशंस आए हैं, तो कंपनी जो भी एप्लीकेशन मनी कलेक्ट किया है वो रिटर्न करना पड़ता है, और ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी अंडरराइटर को अपॉइंट करती है। तो वो सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फोर्थ पॉइंट है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। नाउ सब्सक्रिप्शन लिस्ट का मतलब क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर द पब्लिक इज ओपन टू सब्सक्राइब। मतलब वो दिन जहां पे लोग क्या कर सकते हैं, शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट कितने दिनों के लिए ओपन होता है, तो देखो, तो एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। मतलब मिनिमम 3 से लेके मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज तक ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होता है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद होने के बाद में आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते नहीं है। वर्किंग डेज मतलब उसमें से संडे और जो भी हॉलीडेज वगैरह होते हैं उसको माइनस करके बाकी के जो रहते हैं वो आपके वर्किंग डेज हो जाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट मतलब ऐसे दिन जहां पे लोग शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मिनिमम 3 डेज होते हैं और मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज होते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद होने के बाद में यू कैन नॉट अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी। आगे है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। नाउ किस आधार पे, किस बेसिस पे कंपनी शेयर अलॉट करती है, सो वो जो होता है वो कंपनी डिसाइड करती है फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द सब्सक्राइबर। मतलब जो भी अलग अलग टाइप के शेयर इशू कंपनी करती है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए कंपनी क्या करती है, अलग अलग बेसिस डिसाइड करती है, उस बेसिस पे शेयर्स अलॉट होते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो होता है वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितने शेयर्स कौन से कैटेगरी के लोगों को देने हैं, या अगर सपोज 10 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है तो कितने उसको शेयर्स देने हैं, किसी ने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने शेयर्स देने हैं। तो मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो होता है कंपनी ने फिक्स किया रहता है, जिसके हिसाब से कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर करती है। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर जो होता है वो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया रहता है, और वो प्रोस्पेक्टस में जो लिखा है उस टर्म्स के हिसाब से कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। कोई नई कंडीशन कंपनी इंट्रोड्यूस कर सकती नहीं है। सो जो भी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होता है कि कैसे कंपनी शेयर अलॉट करेगी, वो सब प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया रहता है और उसको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। देन ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले मैंने आप लोगों को अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था ना। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं,
आपने जितने शेयर ऑफर किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, उसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। मतलब आपने शेयर इशू करना चाहते हो 1000, बट एप्लीकेशन कितने आए आपके पास 1500 के। सो ज्यादा एप्लीकेशन आए, तो ज्यादा एप्लीकेशन अगर आते हैं तो सेबी अलाउ नहीं करता है, सेबी परमिशन नहीं देता है ज्यादा सिक्योरिटी इशू करने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको पहले 1000 शेयर आप बेचना चाहते हो, अभी ज्यादा एप्लीकेशन आ गए तो आप 1500 शेयर बेचना चाहते हो, नहीं। सेबी विल नॉट अलाउ यू। जितना भी प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ है उतने ही शेयर्स आप लोग क्या कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपके यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो आप सेबी की परमिशन ले सकते हो। सेबी मैक्सिमम 10% ज्यादा का परमिशन दे सकता है। मतलब अगर आप 1000 शेयर बेचना चाहते हो, आपके यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो सेबी आपको और 100 शेयर्स की परमिशन दे सकता है, 10% की परमिशन दे सकता है। ओके, सो ओवर सब्सक्रिप्शन इज नॉट अलाउड। जितना भी प्रोस्पेक्टस के अंदर है उतने ही शेयर्स आप लोग अलॉट कर सकते हो। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई भी कंपनी के शेयर्स जब वो कंपनी बेचना चाहती है, सेल करना चाहती है, तो वो कंपनी को अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करना कंपलसरी होता है। जब तक आप आपके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर या लिस्टिंग नहीं करते हो, तब तक लोग आपके शेयर्स को परचेस नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? जो भी कंपनी पब्लिक ऑफर करना चाहती है या शेयर बेचना चाहती है, वो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे अपने शेयर्स को लिस्टिंग कराना पड़ेगा। और वो जो स्टॉक एक्सचेंज जहां पे कंपनी शेयर्स को लिस्टिंग करा रही है, उसका नाम जो है उस प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करना जरूरी है, ताकि लोगों को पता चलेगी कि कहाँ कौन से स्टॉक एक्सचेंज में ये शेयर्स परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज। मतलब क्या होता है कि शेयर इशू करने के लिए कंपनी को कुछ लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। तो कौन से लोगों को कंपनी अपॉइंट करती है? तो सबसे पहले कंपनी अपॉइंट करती है मर्चेंट बैंकर्स को। और मर्चेंट बैंकर्स का काम क्या होता है? ये एज अ मैनेजर काम करते हैं पब्लिक इशू में। शेयर इशू करने में इन लोगों का मैनेजर का जैसा रोल होता है, तो इनको कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है। इनके साथ साथ ही कंपनी और भी लोगों को अपॉइंट करती है, जिसके अंदर है रजिस्ट्रार टू इशू। नाउ ये रजिस्ट्रार टू इशू और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वो अलग लोग होते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वो गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे आप लोग आपके कंपनी के सारे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है वो सबमिट करते हो। और ये रजिस्ट्रार टू इशू जो होता है ये आपके शेयर इशू के ऊपर ध्यान रखने वाला ये कंपनी का ही बंदा होता है, कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है। उसको रजिस्ट्रार ऑफ इशू बोला जाता है। तो इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। तो कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ इशू को अपॉइंट करना पड़ता है। फिर कलेक्टिंग बैंकर्स, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि लोग आपके यहाँ पे शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो लोग को पैसा पे करना होता है। तो पैसे कंपनी में जाके पे नहीं करेंगे, कंपनी ने जो बैंक अपॉइंट किए वहां पे वो लोग पैसा पे कर सकते हैं। देन अंडर राइटर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जब आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, तो अंडर राइटर क्या करता है? आपको गारंटी देता है, आपके मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन के शेयर है वो परचेज कर लेता है, सब्सक्राइब कर लेता है। तो इसको भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपके शेयर्स को बेचने में आपको हेल्प करेगा। एडवर्टाइजिंग एजेंट्स को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपकी एडवर्टीजमेंट करने में आपको हेल्प करेगा। तो इतने सारे लोगों को कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। ये हो गए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अभी हम लोग जनरल प्रोविजंस देखते हैं। नाउ जनरल प्रोविजन में सबसे पहले है प्रॉपर अथॉरिटी। नाउ शेयर इशू करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, या फिर एक अलॉटमेंट कमेटी होती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनी हुई रहती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर अलॉट करने हैं, कैसे अलॉटमेंट करना है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दीज पीपल। फिर है अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली। इसका मतलब कि जिन जिन लोगों ने रिटर्न एप्लीकेशन किया है शेयर्स के लिए, उनको ही कंपनी क्या कर सकती है? शेयर अलॉट कर सकती है। मतलब अगर सपोज कोई आपका रिलेटिव वगैरह होगा, उसने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो कंपनी उसको शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। मतलब जस्ट बिकॉज रिलेटिव है, जस्ट बिकॉज आपको नोन है, तो उसने शेयर्स को अप्लाई नहीं किया फिर भी आपने उसको शेयर्स दिए, ऐसे चलता नहीं है। कोई भी आपका रिलेटिव हो या आपका नोन पर्सन हो, हर एक इंसान को आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा तो ही शेयर आप लोग उनको अलॉट कर सकते हो। तो शेयर अलॉटमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही हो सकता है। रीजनेबल टाइम, ना यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट का रीजनेबल टाइम दिया रहता है। शेयर अलॉटमेंट का जो काम है वो शुरू होता है प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में 5th डे के बाद में। मतलब आज आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, आज के बाद में 5 दिन के बाद में आप लोग शेयर अलॉट करना शुरू कर सकते हो। और शेयर अलॉटमेंट का काम कंप्लीट कब होता है? एप्लीकेशन मनी आने के बाद में 60 दिनों के अंदर आप लोगों को शेयर अलॉटमेंट का सारा काम जो हो खत्म करना है। मतलब सब लोगों को शेयर अलॉट कर देना है तब तक।
दो चीजें मैंने यहाँ पे बताई कि प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में 5th डे के बाद में आप लोग अलॉटमेंट शुरू कर सकते हो, और अलॉटमेंट जो है वो आपको कंप्लीट करना है एप्लीकेशन मनी आने के 60 दिन के अंदर। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट जो है एकदम एब्सोल्यूट होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रोस्पेक्टस के अंदर या एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आप लोगों को अलॉटमेंट करना है। उसके अलावा आप लोग कोई भी कंडीशन जो है वो अलॉटमेंट के लिए नहीं पुट अप कर सकते हो या इम्पोज कर सकते हो। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस होंगे नहीं, जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है, उसके हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन मतलब क्या कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना है जिन्होंने आपके यहाँ पे अप्लाई किया है शेयर्स के लिए कि आपको शेयर्स मिले हैं करके। तो कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे, लोगों को इन्फॉर्म कैसे करोगे, एप्लीकेंट को कैसे इन्फॉर्म करोगे? तो आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट या अलॉटमेंट एडवाइस भेजनी पड़ेगी उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, जो भी एड्रेस उन्होंने फॉर्म के अंदर फिलअप किया है, और उनको बताना पड़ेगा कि कितने शेयर उनको अलॉट हुए हैं और कितने उनको अलॉटमेंट मनी पे करने हैं। तो आप लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी है एप्लीकेंट को दैट शेयर्स हैव बीन अलॉटेड टू यू। उसके लिए आप लोगों को लेटर भेजना पड़ेगा जिसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट या लेटर ऑफ एडवाइस बोला रहता है, और उसके अंदर ये सारी डिटेल मेंशन करना जरूरी है ताकि उनको पता चले कि उनको शेयर्स अलॉट हुए हैं करके। नेक्स्ट वाला है अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट ऑफ एनी अदर लॉ। इसका मतलब कि कोई भी लॉ को ब्रीच करके, कोई भी लॉ को वायलेट करके हम लोग अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, माइनर्स को शेयर अलॉट करना अलाउड नहीं है। तो अगर सपोज कंपनी ने माइनर को शेयर अलॉट किया, इट मींस इट इज कॉन्ट्रावेंशन या वायलेटिंग टू द लॉ ऑफ द कंपनी एक्ट। सो आप लोग किसी भी लॉ को वायलेट करके शेयर वगैरह अलॉटमेंट करोगे नहीं। जो भी आप लोगों को प्रोविजंस बताया है, जो भी आप लोगों को लॉ बताया है, उसके हिसाब से ही कंपनी को अपने शेयर अलॉट करने हैं। अगर ये सारी जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई, जनरल प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये सबको फॉलो करते हो आप, और अगर अलॉटमेंट करते हो तो उसको रेगुलर अलॉटमेंट या वैलिड अलॉटमेंट बोला जा सकता है। और अगर सपोज इसमें से कोई भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं की और आपने शेयर अलॉट किए तो उसको इरेगुलर अलॉटमेंट या इनवैलिड अलॉटमेंट बोला जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने पिक्चर्स लिए हुए हैं। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.